हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी को वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, तो आई होप कि मोस्टली सभी आ चुके हैं और जो फ्री नहीं है तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है इस टाइम क्लास लेना, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ओके, सभी को शेयर हो रहा है? आप सभी की स्क्रीन पे ये दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक का। आज हम चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, पॉवर्टी, आपको पॉवर्टी वर्ड से ही समझ आ रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी गरीबी के बारे में बात करने वाले हैं। एक सेकंड, कोई ज्वाइन हुआ है? विजय, ठीक है। हेलो विजय, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? ठीक है, तो आप सभी को पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है, तो पॉवर्टी कैसे एक चैलेंज बन गई है देश के लिए, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पॉवर्टी वर्ड से यानी गरीबी। गरीबी आपको देश में कैसे देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ पे गरीबी है और किस कारणों से गरीबी आती है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और गवर्नमेंट ने गरीबी को कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स अपनाए हैं। ठीक है, ओके, तो पॉवर्टी आप सभी को समझ आ रहा है? पॉवर्टी से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है पॉवर्टी? कोई मुझे बताएगा? एनीवन इज नो व्हाट इज पॉवर्टी? नीरू, पूनम, विजय। पूनम आप बताइए, पॉवर्टी से आप क्या समझती हैं? जिसमें मैम जो मतलब मनुष्य होता है वो अपने जीवन की न्यूनतम जितनी आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर सकता है। राइट, आवश्यकताएं तो है, लेकिन कौन सी आवश्यकताएं? उसकी बेसिक नीड्स, ठीक है, यानी जो उसकी बेसिक नीड्स है, लाइक रहने के लिए शेल्टर यानी घर, है ना, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए फूड, है ना, और पीने के लिए स्वच्छ पानी। ठीक है, तो ये बेसिक नीड होती है एक इंसान के लिए जीने के लिए। अगर वो बेसिक नीड ही उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान गरीब है। ठीक, तो अभी हम पॉवर्टी समझेंगे कि पॉवर्टी है क्या। आप सभी को पता है, इन आवर डे टू डे एक्सपीरियंस we can encounter numerous individual who appear to be struggling financially। तो आप सभी को ये समझ आ गया कि दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, तो महंगाई भी बढ़ रही है और लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल को स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमें दिखाई देता है, लोग ऐसे अपीयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्या आप देखेंगे, हमारे दिन ब दिन के जीवन में हम ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम गरीब समझते हैं। ठीक है, बट वो गरीब का कैसे पता चलेगा कि गरीब है कोई? ठीक है, तो यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है कि ये गांव में भूमिहीन श्रमिकों या शहरों में भीड़ भाड़ से भरी झुग्गियों में रहने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, राइट? कि जो गांव है, गांव में रहने वाला जिसका भूमिहीन है, यानी जिसका खेत नहीं है, ठीक है, या अगर आप शहर की बात करें तो शहर में जिसका रहने के लिए घर नहीं है, वो झुग्गियों में रह रहा है ना, मजदूरी कर रहा है, तो उसको हम समझते हैं कि वो गरीब है। ठीक, या कुछ लोग जैसे निर्माण स्थलों पर रोजगार करने के लिए, है ना, वेतन कमाने के लिए व्यक्ति में से भी कोई हो सकता है। ठीक, या जैसे आप बाल श्रमिक देखते हो, जिनके बच्चे होते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं पाते, उनको क्या करते हैं, वो काम में लगा देते हैं। ठीक, जैसे आप टी स्टॉल्स पे देखते होंगे, है ना, चाइल्ड लेबर लोग होते हैं बच्चे। या फिर हो सकता है कि कोई भिखारी, जिसके बच्चे अधिकांश भिखारी सूचक वस्त्रों में होते हैं, जो रोड पे आप देखते होंगे बच्चे भीख मांगते हैं, है ना, बहुत से बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। बट जरूरी नहीं कि वो गरीब हो सकता है कुछ लोग उनको किडनैप करके भी करवा रहे हो ऐसा काम, है ना। बट हाँ, ये इससे इन कंडीशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है, वो कैसा इंसान है। ठीक है, भिखारी क्यों है? क्योंकि पैसा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तभी वो भीख मांग रहे हैं, है ना। एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 और 12 के अनुसार लगभग 200
70 मिलियन यानी 27 करोड़ भारतीय लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। ठीक, ये एक रिपोर्ट के अनुसार है कि 27 करोड़ जो भारतीय लोग हैं वो गरीब है। इश्यूज पढ़ेंगे रिलेटेड टू पॉवर्टी। क्या क्या इश्यूज हैं जो पॉवर्टी से रिलेटेड है। चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। आप सभी को पता है कि ये प्रॉब्लम जो फेस कर रही है इंडिया वो इंडिपेंडेंस से पहले से ही कर रही है और आफ्टर इंडिपेंडेंट भी गरीबी बनी हुई है। तो गरीबी को हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो भूमिहीन अर्थात लैंडलेसनेस, कि जिसके पास लैंड नहीं है वो गरीब है। अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगार है, ठीक है, बेरोजगारी हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बेरोजगार जो है 2 से 3 प्रकार की जो बेरोजगारी हमने पढ़ी थी, है ना। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है, रूरल एरियाज में आपको, है ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है कि कुछ महीने काम रहता है और कुछ महीने काम नहीं रहता है। और पढ़े लिखे डिग्री होने के बाद भी लोग गरीब हैं क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है ना। तो एक कारण हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट गरीबी का। लार्ज फैमिली साइज, तो आपने देखा होगा कई परिवार में जो है काफी बड़ी फैमिलीज होती है लेकिन कमाने वाला 1 या 2 ही बंदा होता है जो कमाता है, ठीक है। तो लार्ज फैमिली साइज से भी क्या होता है, गरीबी आती है। इलिटरेसी यानी साक्षरता दर में कमी, यानी जो इलिटरेट है, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग भी गरीबी का सामना करते हैं। पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन, जिनके पास स्वच्छ खाने पीने को नहीं है भोजन, ठीक है, जिनके पास 1-2 दिन की वक्त की रोटी भी नहीं होती, तो मतलब उनके पास पोषक तत्व की कमी आती है जिससे उनकी हेल्थ काफी खराब हो जाती है। तो ऐसे लोग भी जो है गरीबी का सामना करते हैं। चाइल्ड लेबर हो गई, जैसे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं टी स्टॉल पे, किसी बनाने वाले की शॉप पे, है ना, कोई भी चीज बन रही है बच्चा उसमें लगा हुआ है। और हेल्पलेस, जो मददगार नहीं है, जो मदद नहीं ले पा रहे हैं सही से, है ना, हेल्पलेस है, तो वो लोग सब क्या है, ये लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं, गरीबी को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है कि गरीबी कैसे आती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, लैंडलेस, लार्ज फैमिली साइज, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेस, ठीक। अब इसमें कुछ व्यूज दिए गए हैं महात्मा गांधी की दृष्टि के अनुसार। महात्मा गांधी ने हमेशा इस बात का जोर किया कि भारत सच्ची स्वतंत्रता पाएगा, ठीक है। वो ये कहता है कि सच में जो स्वतंत्रता है वो तभी मिलेगी जब उसकी गरीबी लोग व्यक्तिगत पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे, है ना। अत्यंत गरीबी से बाहर आने की लड़ाई, ठीक है। स्वतंत्र भारत के एक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक ये है कि अत्यधिक गरीबी के अंधेरों से लाखों लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाना, यानी जो गरीबी का सामना कर रहे, जो गरीबी में, उनको उस लेवल तक पहुंचाना जिससे उनकी गरीबी खत्म हो जाए, वो भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो ये गांधी जी की दृष्टि के अनुसार है। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, अब जो गरीबी है वो सोशल साइंटिस्ट किस रूप में उनको देखते हैं, उनके द्वारा कैसे देखा गया है। तो यहाँ पे है विश्लेषण के विभिन्न पहलू हो सकते हैं गरीबी के। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, गरीबी विभिन्न पहलुओं से घिरी है। आप सभी को पता है कि काफी बड़ी डायनेमिक प्रॉब्लम है ये। तो गरीबी जो है काफी सारी पहलुओं से घिरी हुई है, हम किसी एक को नहीं उठा सकते, काफी सारे पहलू हैं इसको मेजर करने के लिए। इसलिए सामाजिक वैज्ञानिक विभिन्न सूचकों का अध्ययन करते हैं, है ना, जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो लोग काफी सारे एनालाइज करते हैं कि कैसे हम गरीबी का पता लगाएं, क्या क्या कारण है गरीबी के, ठीक है, वो मेजर करते हैं। उपयोग की जाने वाली सूचक अधिकतम आय और उपभोग से संबंधित होती है। जो बेस जो होता है गरीबी को मानने का, जो उसको मापते हैं, वो बेसिकली क्या है, एक तो उनकी अधिकतम आय, यानी वो इंसान कितना इनकम जनरेट कर रहा है, और उसकी कंजप्शन कितनी है ना, उपभोग करने की। तो उस चीज से जो है हम गरीबी को मानते हैं, यानी मेजर करते हैं, किस चीज से, इनकम और कंजप्शन से। दिख रहा है, आय और उपभोग से संबंधित होती है, ठीक है। इसके अलावा गरीबी का मूल्यांकन अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक सूचकों में भी ध्यान रखकर कहता है, जैसे कि अशिक्षा
के स्तर पे, यानी जैसे मैंने आपको बताया लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, फैमिली साइज, तो इस बेसिस पे जो है सुरक्षित पीने के पानी की पहुंच की कमी होना, है ना, स्वच्छता सुविधाओं की अपर्याप्तता, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो है हम गरीबी को मापते हैं। और गरीबी मापने के लिए क्या किया जाता है, कैसे हम गरीबी को माप सकते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन गरीब है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जो है पॉवर्टी लाइन की गई है, कि पॉवर्टी लाइन यानी एक लाइन है जिससे पता चलेगा कि जिस पॉवर्टी लाइन से जो नीचे लोग हैं वो गरीब हैं, और पॉवर्टी लाइन से जो ऊपर लोग हैं वो क्या है, मतलब मिडिल या रिच फैमिलीज हैं, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन से पता चलती है पॉवर्टी। कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, तो इसके बारे में पढ़ने के लिए गरीबी रेखा गरीबी को मापने के लिए एक सामान्य विधि है, ठीक है। एक मेथड अपनाया गया है गरीबी रेखा, जिससे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति गरीब है, ठीक है। जो मुख्य आय या खपतन स्तरों पर आधारित है, वही इनकम और कंजप्शन के बेस पे, ठीक है। व्यक्ति को गरीब माना जाता है मगर उनकी आय और कंजप्शन स्तर उन निर्धारित न्यूनतम स्तर के नीचे गिरता है, जिसका बहुत न्यूनतम स्तर है आय और कंजप्शन का, यानी इनकम और कंजप्शन का काफी लो लेवल है, तो उसकी बेसिस पे जो है उसकी जो मौलिक यानी बेसिक जो नीड्स होती हैं वो उसको पूरा करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये अगर जो बेसिक नीड्स है अगर वो कोई अपना पूरा कर लेता है, ठीक है, यानी इनकम और कंजप्शन को, तो उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। बट अगर पॉवर्टी लाइन से कम है, ठीक है, यानी उसकी आय और कंजप्शन काफी लो है, तो उसको बोलेंगे पॉवर्टी लाइन से कम। अब ये कैसे मेजर होगा? भारत में स्वीकृत औसत विवादित आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी है। मतलब जो कंजप्शन के जो है वो 2400 कैलोरी गांव में होना चाहिए। 2400 कैलोरी गांव में, यानी जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं उनके लिए इतनी जरूरी क्यों है? और वही शहरी क्षेत्र यानी जो अर्बन एरियाज है, जो सिटीज है, वहां पे 2100 कैलोरीज क्यों जरूरत है? किसी ने देखा कि इतना डिफरेंट क्यों है दोनों में? कोई बताएगा मुझे गांव में इतनी ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता क्यों है और अर्बन एरियाज में इतनी कैलोरीज की आवश्यकता क्यों नहीं है? इतना डिफरेंस क्यों है दोनों में? कोई बताएगा मुझे? एनीवन इज नो? आप लोग गांव से क्या समझते हैं? गांव में जो लोग रह रहे हैं उससे आप क्या एक अनुमान क्या लगा सकते हैं? हम कैसे पता चलेगा कि जो गांव में लोग हैं वो गरीब है, उनको इतनी कैलोरीज की आवश्यकता है, इतनी इनकम की आवश्यकता है? क्योंकि देखो, एक तो जो गांव के जो लोग हैं यानी जो रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो लोग किस पे डिपेंड होते हैं? एक तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, राइट। और जो गांव की जो एक्टिविटीज है यानी फार्मिंग होगी, कल्टीवेशन जो भी है, इनमें काम करने में जो है काफी ज्यादा मेहनत यानी फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा रहती है, यानी वो अपनी बॉडी का ज्यादा यूज करते हैं काम करने के लिए, काफी हार्ड वर्क होता है, तो इसलिए इनको कैलोरीज की भी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। वहीं आप शहरी क्षेत्रों में देखोगे तो मोस्टली लोग जॉब कर रहे होते हैं कंपनीज में, तो कंपनीज में जो जॉब करते हैं उनमें इतनी शारीरिक जो है कार्य की नीड नहीं होती है, तो इसलिए क्या होता है, उनको कैलोरीज की कम आवश्यकता होती है। तो क्लियर है यहाँ पे कि प्रतिदिन कैलोरीज कितनी होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में? 2400, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में कितनी होनी चाहिए? 2100, ठीक है। ये हम ग्रामीण क्षेत्र की बात की है और यहाँ पे हमने शहरी क्षेत्र की बात की है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक श्रम जो है अधिक गति के कारण होता है, इसलिए कैलोरी की आवश्यकता भी अधिक होती है। समझ आ रहा है नीरू, पूनम, विजय और बाकी जो लोग हैं? क्लियर है पॉइंट? यस मैम। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप सभी को पता है शारीरिक श्रम जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उनको कैलोरीज की आवश्यकता शहरों की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महीने की जो तनख्वाह यानी जो सैलरी फिक्स की गई है वो 816 रुपए है, ठीक है। 816 रुपए है गांव में, और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना है? 1000 रुपए निर्धारित की गई है। कंजप्शन में इतनी कैलोरीज और इनकम में इतनी इनकम होनी चाहिए मंथली, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में इसलिए क्योंकि वो गांव में काम करते हैं, उनको इतनी जॉब वगैरह वो लोग करते हैं और इतनी महंगाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लोग फार्मिंग से ही वो लोग अपना कंजप्शन
कर सकते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनको खरीदना पड़ता है राशन की दुकान से, और वहां पे कोई खेती बाड़ी होती नहीं है शहरों में, राइट। तो इसलिए, और शहरों में आपको पता है महंगाई ज्यादा होती है ना। ट्रांस कि जैसे आने जाने का खर्चा होता है, खाने का खर्चा होता है, रेंट होता है, बच्चों को पढ़ाने का खर्चा होता है, तो शहरों में ज्यादा खर्चा है रेदर देन रूरल एरियाज। तो इसलिए वहां पे जो इनकम निर्धारित की है वो 1000 रुपए है, और जो गांव है यानी ग्रामीण क्षेत्र है जो, उसमें कितनी निर्धारित की गई है, वो 816 रुपए निर्धारित की गई है। अगर 816 रुपए से कम व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में अगर वो 1000 रुपए से कम कमा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी गरीबी रेखा में आता है, यानी उससे नीचे है गरीबी रेखा से। ये तो निर्धारित की गई है। अगर इससे ऊपर है व्यक्ति तो ठीक ठाक है, मतलब ठीक फैमिलीज है, अच्छी कंडीशन। लेकिन इससे कम है अगर उसकी कंजप्शन और इनकम, तो मतलब है वो गरीब है। ठीक है, ये एक मेजर किया गया है गरीबी को मापने के लिए। 2011-12 में 5 सदस्यीय एक परिवार जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर प्रति महीने लगभग 4080 रुपए कमाता है, वह गरीबी रेखा के नीचे था। ठीक है, और वहीं शहरी क्षेत्र में, ठीक है, ये तो गांव की बात होगी, ग्रामीण क्षेत्र में, वहीं शहरी क्षेत्रों में समान परिवार यानी 5 सदस्यीय परिवार है, उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति महीने कम से कम 5000 रुपए की जरूरत होगी। ठीक है, समझ आ गया ये। इट मीन्स 4080 कैसे मान लिया गया है, क्योंकि 5 लोग हैं, 5000 के हिसाब से हर व्यक्ति जो हर महीने 816 रुपए का कमा रहा है, तो 4080, और अगर एक व्यक्ति शहरी क्षेत्र में है 5 लोग, तो अगर वो 1000 कमा रहा है तो मतलब है 5000 रुपए की जरूरत होगी। ठीक है, इसी प्रकार विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन गरीबी रेखा के लिए समान मानक अपनाते हैं। प्रति व्यक्ति $1.90 के समतुल्य की उपलब्धता की न्यूनतम आवश्यकता सुनिश्चित की गई है। ठीक है, विश्व बैंक ने जो है ये निर्धारित किया अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के लिए। अब पॉवर्टी एस्टिमेट कैसे करेंगे, ठीक है, द डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया, कि पॉवर्टी जो एस्टिमेट की गई है, पॉवर्टी को जो माना गया है, वो आपको पता है हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है, और हर स्टेट में अलग अलग लेवल पे पॉवर्टी देखने को मिलती है, अलग अलग लेवल पे एजुकेशन है, राइट, अलग अलग सिस्टम है सभी स्टेट में। तो ये बता रहे हैं कि कौन से स्टेट में ज्यादा पॉवर्टी है, कौन से स्टेट में ज्यादा पॉवर्टी नहीं है, कैसे कम हुई है पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी रेशियो बताई गई है आपको। तो इंडिया विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉवर्टी रेशियो, ठीक है, dropping for approximately 45% in 1993 to 1942 and 37.2% in 2004 and 5। मतलब एक अप्रोक्सीमेटली एक परसेंटेज डिसाइड करी हुई है, कि बताया गया है कि 1993 से लेकर 1994 तक जो रेशियो था पॉवर्टी का वो 45% था, लेकिन 2004-5 के आते आते पॉवर्टी कितनी कम हुई है, 37.2% जो है कम हो गई है। ठीक है, तो ये इसमें ठीक है। अब देखो, गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को अंश और भी कम हुआ है। ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग थे उनका और भी कम हुआ है। 2011-12 में ये लगभग 22% तक आ गया है। ठीक, गरीबी जो गरीब है, जो गरीबों की संख्या अभी त्रास्तिक रूप से कम हुई है 2004 से 5। मतलब एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि कितने कितने अनुसार में कितनी कितनी जो है घटकर कम हुई है गरीबी। ठीक है, तो बेसिकली गरीबी में गिरावट की बात की गई है, कैसे कैसे गरीबी जो है कम हुई है। और आप सभी को पता है गरीबी का कम होने का कारण क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी में क्या हुआ, एग्रीकल्चर के नए सिस्टम्स को अपनाया गया, यानी ग्रीन रेवोल्यूशनरी आई। क्यों? क्योंकि वहां पे मॉडर्निटी को अपनाया गया है ना, HYV सीड्स को अपनाया गया जिससे अधिक प्रोडक्शन हो, है ना। तो इन सब चीजों को अपनाया गया जिससे क्या प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो गरीबी में भी गिरावट आई है। और आप सभी को पता है आज के टाइम में जो है मॉडर्निटी आ चुकी है। 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो मॉडर्निटी है ना, लोग डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, लोग एजुकेशन की ओर अवेयर हो रहे हैं, है ना। फैमिली साइज भी अब लोग कम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरीके से क्या है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है जिससे क्या हुआ, गरीबी कम हुई है। एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा इम्प्रूव किया गया जिससे काफी लोग लिटरेट हो जाए।
और जिससे लोगों को जॉब मिले, गरीबी कम हो। ठीक, अब आता है वल्नरेबल ग्रुप्स। तो वल्नरेबल जो ग्रुप है वो क्या है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो सामाजिक वर्ग है एक प्रकार का। तो भारत में गरीबी से सबसे प्रभावित जो समूह होती है वो साड़ी और अनुसूचित जनजाति के घरेलू लोग हैं, यानी एसटी और एससी लोग हैं, क्योंकि उनके पास बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी उतनी क्षमता नहीं होती है। वो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। वो लोग डिपेंड किस पे होते हैं, एसटी लोग ज्यादातर, जनजातियां वगैरह ज्यादातर आपने देखा होगा वो जंगलों में रहते हैं ना, तो वहां से जो भी फूल कंद मूल जो भी मिलते हैं उनको, उससे वो अपना जीविका को जीते हैं, और या फिर कुछ चीजों को मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं, तो उसकी बेसिस पे उनको इनकम जनरेट हो जाता है। ठीक, जंगलों के उस पे डिपेंड होते हैं ये लोग, तो ये लोग ज्यादातर गरीबी को प्रभावित हुए हैं। ये तो हो गया सामाजिक वर्ग। अब आते हैं आर्थिक वर्ग में कौन कौन आते हैं। तो ग्रामीण कृषि श्रमिक घरेलू और शहरी अस्थायी श्रमिक घरेलू। ठीक है, ये लोग बेसिकली इकोनॉमिक उसमें आते हैं। सोशल ग्रुप हो गया, इकोनॉमिक ग्रुप्स हो गए। ठीक है, तो ये दो प्रकार के ग्रुप्स हैं जिसके अंदर कौन कौन से डिवाइड किए गए हैं। इन अर्बन एरियाज, अगर आप अर्बन एरियाज में देखोगे 34% ऑफ कैजुअल वर्कर फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन। इट मीन्स कि शहरी क्षेत्रों में 34% जो है अस्थायी कामगार गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर आप देखते हैं 34% अस्थायी श्रमिक और 29% जो है अनुसूचित जातियां भी गरीब हैं। ठीक है, इंटर स्टेट डिसपैरिटीज। ठीक है, अब ये स्टेट्स के लेवल पे बताएगा कौन कौन से स्टेट में ज्यादा गरीबी है और कौन कौन से स्टेट में ज्यादा गरीबी नहीं है। राज्यों के बीच गरीबी दर में क्षेत्रीय अंतर को बताया जाएगा। तो भारत में गरीबी की उपस्थिति विभिन्न राज्यों में विभिन्न है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की गरीबी है। ठीक, अगर आप देखेंगे गरीबी स्तर जो सबसे ज्यादा है कौन से स्टेट में, वो है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा ने राष्ट्रीय औसत गरीबी स्तर से अधिक रिपोर्ट किया है। यानी सबसे ज्यादा गरीबी आपको इन स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा, और इससे भी ज्यादा अगर आप देखेंगे तो बिहार और उड़ीसा में ज्यादा गरीबी है। वही सबसे गरीब राज्य है तो बिहार और उड़ीसा दो सबसे गरीब राज्य के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी सबसे गरीब राज्य कौन से है। ठीक है, सबसे ज्यादा गरीब अगर पूछेगा तो बिहार और उड़ीसा। ठीक है, जिनकी गरीबी अनुपात कितनी है 33.7% रेशियो। ठीक है, और 32.6% है, यानी बिहार का 33.7% रेशियो है और उड़ीसा का कितना 32.6% है। ठीक है, शहरी गरीबी की ऊंचाइयां। अब यहाँ पे देखोगे ऊंचाई सबसे ज्यादा किसमें है, तो यही है सेम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में गरीबी के उच्च स्तर है। जो इन राज्यों में जो सिटी एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, उनमें भी गरीबी काफी ज्यादा है। अब गरीबी में विशेष उछाल, कौन कौन से राज्य में विशेष उछाल आया गरीबी का, यानी कम हुई है, तो उसमें है केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में गरीबी जो है सार्थक उछाल देखा गया है। गरीबी को कम करने में सफलता किसने पाया है, तो पंजाब, हरियाणा ऐतिहासिक रूप से गरीबी को कम करने में सफल रहे हैं। ठीक है, वहां पे गरीबी नहीं है। क्यों, क्योंकि उन्होंने उच्च कृषि विकास की दरों की सहायता ली है, जिससे वो कृषि अच्छे से करते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होता है उनका। एक सेकेंड, जस्ट वेट। क्लियर द पॉइंट्स? ठीक है, अब देखो मेजर स्टेप्स टेकन बाय स्टेट्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब कौन कौन से स्टेट के द्वारा कौन कौन से मेजर स्टेप उठाए गए हैं जिससे कि पॉवर्टी को रिड्यूस कर दिया गया, यानी पॉवर्टी को कम किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो केरल ने अपने मानव संसाधन के विकास पर महत्वपूर्ण जोर दिया, यानी केरला ने क्या किया है, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे ज्यादा डेवलप किया है, ह्यूमंस को यानी ज्यादा डेवलप किया है। कैसे, एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, आपको पता है सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है केरला में है। क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे ज्यादा, हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देता है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के उपयोग का गरीबी को कम करने में सहायता दिया है। पश्चिम बंगाल में क्या किया गया कि भूमि जो सुधार के उपाय है उसको लागू किया गया जिससे गरीबी कम हुई है।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खाद्य जो है, खाद्य अनाज की जनतांत्रिक वितरण की प्रभाव को कम किया है, ठीक है, जिससे कि क्या हुआ है, गरीबी कम हुई है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने मेजर स्टेप्स उठाए हैं गरीबी को कम करने के लिए, केरला, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्य। अब हम बात करेंगे, ये तो होगी इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में। अब हम बात करेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की, ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी का सिनेरियो कैसा है। ग्लोबल रिडक्शन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी 1992-2015 अगर आप देखोगे तो रिडक्शन आपको ज्यादा बड़े लेवल पे देखने को मिला है 90 से लेके 2015 के आते आते, जिसके अंदर बात की गई है विश्व बैंक द्वारा, आपको बताया था मैंने कि 1.90 प्रतिदिन कम आय पर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का जिससे अत्यधिक आर्थिक गरीबी के रूप में परिभाषित किया गया है। इट मीन्स कि 1990 में 36% से लेकर 2015 में 10% तक गिरा है। ठीक है, 1990 में कितना था, 36%। वही 2015 के आते आते ग्लोबल में कितना आपको देखने पड़ा, 10% की गिरावट हुई है। यानी आपको इतना जो है कम रेशो देखने को मिलेगा गरीबी का, यानी जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे गरीबी भी कम हो रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं गरीबी, यानी चीन में सबसे कम गरीबी है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि चीन में जो गरीबी दर है वो काफी ज्यादा घटी है। कैसे, 1981 में पहले कितनी थी गरीबी वहां पे, 88.3%, वही 2008 में कितनी होगी, 14.7। यानी आप देख रहे हो कितना कम हुआ है। ठीक है, 1981 में 88% था, लेकिन 2008 के आते थे 14.7, यानी इतना कम हो गया। और वही 2015 में सिर्फ 0.6% पे गरीबी है उसके, यानी आप देख रहे हैं कितनी कम गरीबी है वहां पे। हालांकि चीन अगर आप देखोगे तो एरिया वाइज भी बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा, लेकिन फिर भी वहाँ गरीबी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ज्यादा लिटरेट है, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर लोग अपने प्रोडक्शन में ध्यान दे रहे हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज पे ज्यादा काम कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट। वहीं आप साउथ एशिया में देखेंगे, दक्षिण एशियाई में, तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे कई देश जो है गरीबी कमी एक गतिमान दर से घटी है। ठीक है, वास्तविक कमी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी जो गरीबी की काफी कमी आई है, यानी 2005 में 510.4 मिलियन से लेकर 2013 में 274.5 मिलियन तक गिरी है। ठीक है, गरीबी की रेशो गुजारा कितना कम हुआ है, किस पे, ग्लोबल लेवल पे। वहीं आप सहारा अफ्रीका में देखेंगे तो सहारा अफ्रीका में भी गरीबी दर जो है 2015 में महत्वपूर्ण रूप से कमी देखी गई है। लैटिन अमेरिका में भी काफी कम हुई है, यानी 2015 के आते थे 4% तक घट गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात कर ली ग्लोबल लेवल में पॉवर्टी कितनी कम हुई है। ठीक है, स्टेट लेवल पे क्या क्या मेजर स्टेप्स किए गए हैं इंडिया के अंदर गरीबी को कम करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कॉजेज क्या है पॉवर्टी के, यानी जो इम्पैक्ट कर रही है पॉवर्टी को, प्रभावित कर रही है गरीबी को, कारण क्या है। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है, फर्स्ट अगर आप देखेंगे निजी शासन के प्रभाव, यानी आपको पता हमारा जो इंडिया है वो ब्रिटिश का गुलाम रहा है काफी सालों से, है ना, जिससे क्या हुआ है कि हमारी पॉवर्टी काफी ज्यादा बढ़ी है देश में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को काफी ज्यादा यूज किया, जिससे इंडियन के पास कोई कम रिसोर्सेज बच गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे निजी शासन के प्रभाव। ब्रिटिश साम्राज्य व्यवस्था ने अपने कम आर्थिक विकास के स्तर के कारण, ठीक है, यानी अपने आर्थिक विकास के कारण क्या किया, भारत की व्यापक गरीबी को बढ़ा दिया, यानी उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को काफी ज्यादा यूज किया। उपनिवेशीय नीतियों ने, यानी जो उनकी पॉलिसीज थी, ठीक है, पारंपरिक हस्तशिल्पों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, वस्त्रकला जैसे उद्योगों का विकास को बाधित किया है। ये कम आर्थिक विकास अवस्था नाबादली तक जारी रही है, जिससे कम रोजगार अवसर और मंद आय की वृद्धि हुई है। ठीक है, बेसिकली ये सारे रूल्स जो ब्रिटिश ने अपनाए थे हमारे देश में, उनकी वजह से क्या हुआ, काफी ज्यादा गरीबी देखने को मिली है। अब आता है असमान वितरण। ठीक है, भारत को आय के असमान वितरण का सामना करना पड़ता है। आज सभी को पता है कि गांव में देखोगे तो गांव में कम इनकम होती है, शहर में ज्यादा इनकम है, यानी एक इक्वल इनकम नहीं है किसी का। जो लो फैमिलीज हैं, यानी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो कम पैसे
कंजप्ट करते हैं, और जो रिच फैमिलीज है वो ज्यादा पैसे कमाती है, ठीक है। तो जो लेवल है इनकम का वो काफी डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि बड़ा हिस्सा भूमि और संसाधनों के असमान वितरण को दिया जाता है, ठीक है। जो बड़े लोग हैं यानी गांव में अगर आप देखोगे जो लैंडर्स हैं जिनका जमीनें हैं ज्यादातर, वो लोग क्या करते हैं, छोटे लोगों को अपने जमीनों पे काम पे रखते हैं काम करने के लिए, और उनको कम आय भी देते हैं और रोजगार काफी ज्यादा लेते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अगर आप देखोगे तो नीतियां अधिकांश राज्य सरकार द्वारा प्रभावित रूप से लागू नहीं की गई हैं। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलप करने के लिए जो पॉलिसीज होनी चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट ने इतनी अच्छे से पॉलिसीज नहीं लागू की गई हैं जिससे कि गरीबी कम हो जाए, ठीक है। तो एक तो पॉलिसीज हो गई। भूमि संसाधनों की कमी, ठीक है। भूमि संसाधन जो है, लैंड सोर्सेज की कमी के कारण भारत में गरीबी है, ठीक है। अब आता है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ा है गरीबी का। तो सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक जो है कारक गरीबी को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं, यानी एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसको, पॉवर्टी को बनाए रखने में, क्योंकि व्यक्ति विशेष रूप से गरीब है, सामाजिक दायित्व और धार्मिक सम, ठीक है। इसी प्रकार और भी कुछ कारण है जिससे कि क्या है, गरीबी है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, अब एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या है कि गरीबी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से नियम बनाए हैं जिससे कि गरीबी को कम किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने देखा होगा कि भारत में वर्तमान गरीबी निवारण के लिए रणनीति यानी पॉलिसीज क्या क्या बनाई गई है। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलप को बढ़ाना जिससे कि गरीबी कम हो। सेकेंड है लक्षित गरीबी निवारण, यानी एक लक्ष्य बनाना गरीबी को कम करने के लिए, यानी जो बेसिक नीड्स है उनको लोग पूरा कर सके, ठीक, ओके, ठीक है। विशेष आवश्यकताओं को क्षेत्रों को पता करने के लिए लक्षित, यानी कौन कौन से एरिया में जो लोग अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, एक लक्ष्य बनाया गया कि आपको उनका पता करना है, ठीक है। उसके लिए क्या है, आपको पता है एनएसएसओ के द्वारा, यानी नेशनल सर्वे, आप सभी को पता है ना, होता है नेशनल लेवल पे। हर एक घर में आके पूछते हैं ना कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, है ना। आपने देखा होगा कैंपेन स्टार्ट होता है गांव में हर साल कि कितने लोग हैं, उनकी आय कितनी है, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन कमा रहा है ना, ये सब एज क्या है, तो ये सब पता करते हैं। इससे क्या होता है, एक रिपोर्ट तैयार होती है कि कौन कौन से क्षेत्र में जो है कहाँ कहाँ पे गरीबी है। तो उसके लिए भी कार्यक्रम चलाया गया, जैसे कि 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना, मनरेगा जिसे कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, ये सिर्फ ग्रामीण में स्थापित किया गया, यानी ग्रामीण लेवल पे किया गया है। इसमें क्या है कि हर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का वेतन का रोजगार प्रदान किया जाएगा जिससे उसकी आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, ठीक है। जो आजीविका है उसकी सुरक्षित रहे, यानी उसको मिनिमम से मिनिमम जो है 100 डेज का काम रहेगा मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार आता है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पॉलिसीज में 2015 का मनरेगा। अब आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो ये 1993 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसमें शिक्षित बेरोजगार, यानी जो शिक्षित बेरोजगार युवा है उनको ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में आत्म रोजगार के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया था। इसी प्रकार है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, जिसको REGP बोलते हैं। 1995 में शुरू हुआ ग्रामीण रोजगार, ठीक है। इसके अंदर उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में लोग सेल्फ डिपेंड हो जाए रोजगार को कमाने करने के लिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, जिसको SGSY बोलते हैं, इसको 1999 में शुरू हुई स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का उद्देश्य ये था कि सहायित गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, जो हेल्पलेस जो पुअर पीपल है उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना, जिसके लिए क्या किया, उन्हें स्व सहायता समूह में संगठित करके बैंक ऋण और सरकारी अनुदान के मिश्रण के माध्यम से, यानी कि जो बैंक लोन जिससे लेते हैं उसको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाए, ठीक है, और कुछ संगठन ऐसे बनाए जाए जिससे कि वो काम कर सके, जिससे उनकी गरीबी को कम किया जा सके। अब आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसको बोलते हैं PMGY। ये 2000 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसके अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण आवास और ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी जो बेसिक नीड्स है लोगों के जीने के लिए, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, पानी और इलेक्ट्रिसिटी जैसी मौलिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करना,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स सभी को समझ आ गया कि कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं गरीबी को कम करने के लिए। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे से आता है द चैलेंजेस अहेड, यानी चैलेंजेस भी है गरीबी, भारत में गरीबी कमी कि कैसे हमने उसको कम किया। तो हालांकि भारत में गरीबी दर की कई दरें जो है कम हुई हैं और ये अब भी राष्ट्र के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समस्या में से एक रही है। यानी काफी बड़ा चैलेंज है ये देश के लिए गरीबी, कि गरीबी को कैसे कम किया जा सके। गरीबी का अंतर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच और विभिन्न राज्यों में दिखाई देती है, जैसे कि हमने बात की अभी। आने वाले 10-15 वर्षों में गरीबी कमी की उत्कृष्ट प्रगति की उम्मीद है। यानी आने वाला टाइम यानी 10-15 सालों में क्या है कि गरीबी को कम करने के लिए प्रगति करने की उम्मीद की गई है। इस प्रगति का प्रमुख कारण क्या है? अधिक आर्थिक विकास करना। आप सभी को पता है कि हम गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं? अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलप होगा, ठीक है, ज्यादातर लोग लिटरेट होंगे, काम करेंगे तो गरीबी कम होगी, राइट। मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना, यानी जो प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको ज्यादा ध्यान देना। जनसंख्या वृद्धि में कमी करके महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बढ़ती शक्ति आदि, यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से बढ़ाना, ठीक है, जनसंख्या को कम करना। जितनी कम पॉपुलेशन होगी देश की उतना अच्छा डेवलप होगा, है ना। तो अगर मान लो पॉपुलेशन अगर है भी तो उसको भी आपको जो है ध्यान में रखना होगा। क्यों? उसके लिए प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए उसको देने के लिए, तभी जाके गरीबी को हम कम कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि कैसे हमारे देश में जो है गरीबी एक चैलेंज बना हुआ है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई इश्यू, कोई दिक्कत? पॉइंट इज क्लियर? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉवर्टी एज चैलेंज। ये चैप्टर भी हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, यानी फोर्थ चैप्टर, ठीक है।